विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, जो है पश्चिमी राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। और इसमें हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के जनक, और उसका नाम है अरस्तु, एरिस्टोटल जिसको हम कहते हैं। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ और 322 ईसा पूर्व में इनका देहावसान हुआ। केवल 62 साल ये जिए, लेकिन इन्होंने राजनीति विज्ञान को बहुत बड़ा उपकार किया। करीब 400 रचनाएं इन्होंने की हैं, और इसमें प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है पॉलिटिक्स, जो बहुत ही सर्वव्यापी ग्रंथ माना जाता है, और दूसरा है एथेंस का संविधान। तो ये पूरा का पूरा अगर अरस्तु को पढ़ते हैं तो इनके कुछ चीज़ें सामने आती हैं। एक है राज्य संबंधी विचार। तो राज्य संबंधी विचार जो हैं, और ये प्लेटो के अरस्तु के बारे में हम ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट जो होगा वो है नागरिकता, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। तो नागरिक के गुण क्या होने चाहिए और नागरिकों की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, फिर उसकी आलोचना, तो ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट जो है वो है आदर्श राज्य का। तो अरस्तु का आदर्श राज्य क्या है, उसकी विशेषताएं और आलोचनाएं, सारा कुछ हम पढ़ेंगे आदर्श राज्य को। इसके बाद जो चौथा पार्ट है वो है सामाजिक व्यवस्था, जिसमें दास प्रथा की बात होती है, और दास प्रथा और संपत्ति की बात होगी। इसके बाद में पांचवा पार्ट जो है वो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार हैं। तो करीब संपत्ति और परिवार और दास, ये अपने पांचवा हो गया। और छठा पार्ट जो है वो क्रांति संबंधी विचार है, क्रांति क्यों हो जाती है, और क्रांति के प्रतिकार के उपाय और विशेष उपाय। तो अगर हम अरस्तु को पूरा जानना चाहें, परीक्षा की दृष्टि से भी देखना चाहें, तो ये 6 पार्ट हमारे होंगे। तो हम एक एक पार्ट के हिसाब से अरस्तु को पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से आदर्श राज्य और नागरिकता, राज्य संबंधी विचार, क्रांति संबंधी विचार ये आते रहते हैं, और कंपटीशन के हिसाब से ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान में हुआ था, जहाँ उसके पिता शाही चिकित्सक थे। और स्टेगिरा जो था वो उसकी संस्कृति यूनान से भिन्न थी। मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। 17 वर्ष की अवस्था में वह प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर एथेंस आ गया और उसका शिष्य बन गया। और अपने जीवन के अगले 20 वर्ष अर्थात 347 ईसा पूर्व प्लेटो की मृत्यु तक उस समय इस अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा जाता था। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु को उम्मीद थी कि वह बनेगा प्रधान, लेकिन विदेशी होने के कारण उसे पद नहीं मिला, और ये पद प्लेटो के भतीजे को मिला। फिर वह एशिया माइनर चला गया, और उसे अर्तानियस का राजा हर्मीज ने आमंत्रित किया, और उसने अपनी दत्तक पुत्री पीथियास की शादी पर अरस्तु से कर दी। लेकिन हर्मीज के दरबार में रहते हुए भी उसे फिर 342 ईसा पूर्व मकदूनिया बुलाया गया, और मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने 13 वर्षीय लड़के सिकंदर की शिक्षा का भार उसे दिया। तो सिकंदर का गुरु था, और उसने एक एथेंस में आकर, जब सिकंदर चला गया विश्वविद्यालय के लिए, तो एथेंस आकर उसने एक निजी शिक्षालय खोला जो लीसियस कहलाता था। 12 वर्ष तक वो प्रधान रहा। लेकिन जब सिकंदर मर गया 322 ईसा पूर्व में, तो मकदूनिया में फिर विरोधी दल को एथेंस में सत्ता मिली। तो सुकरात वाली स्थिति से अपने को बचाने के लिए वो कैल्सिस चला गया, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो 62 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। इसकी रचनाएं जो हैं 400 करीब बताई थी आपको। पॉलिटिक्स है, एथेंस का इतिहास है, और पॉलिटिक्स को भी अगर हम देखें तो 8 भागों में। अब अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। नंबर 1, राज्य स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु का विश्वास है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है
और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही वृहद रूप होने के कारण यह भी वैसी स्वाभाविक है जैसा कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही हो सकती है। इस प्रकार राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है। सेबाइन के अनुसार मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना स्वाभाविक है। और अरस्तु इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। दूसरा है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इसका मतलब है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य पहले आया और उसके बाद में व्यक्ति आया। तो राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व। पूर्णता पहले आती है और उसके बाद में अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। तो समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। तीसरा है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। परिवार, ग्राम और राज्य में सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए की गई है। परिवार व ग्राम आदि व्यक्ति प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट तथा हीनतर अच्छाई की प्राप्ति करना है, परंतु राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना है। इसलिए स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र ही नहीं वर्ण वह सर्वोच्च समुदाय है। चौथा है, राज्य का स्वरूप जैविक है। उसके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ एक संपूर्ण सावयव है। व्यक्ति और समुदाय उसके अंग हैं। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त मानव जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदायों का जो महत्व है वे सब राज्य की जीवन देने वाली शक्ति के कारण है। राज्य के अभाव में वे सब जड़ हो जाएंगे और इनका विनाश हो जाएगा। व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में रहकर अर्थात राज्य में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। इमनस्टीन के अनुसार अरस्तु ने अपने इस विचार के आधार पर राज्य की जैविक धारणा की नींव रखी है। नेक्स्ट है, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु का विचार है कि राज्य सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ संगठन है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य सामान्यतः अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं पूरा करने में लिया जाता है। परिवार तथा ग्राम के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आंशिक रूप से ही की जाती है। राज्य एकमात्र ऐसा संगठन है जो इन आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति कर सकता है। इसके साथ ही राज्य व्यक्ति की प्रकृति की उच्चतम आवश्यकताएं, उनकी बौद्धिक तथा नैतिक आवश्यकताएं भी पूरी करता है। इसलिए राज्य में व्यक्ति को किसी प्रकार का अभाव नहीं रखता और इसी कारण इसे आत्मनिर्भर संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट है, नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु के लिए प्लेटो की ही भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। यद्यपि उसके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उसने भविष्य में निर्मित राष्ट्रीय राज्यों की कल्पना नहीं की, जो कि नितांत स्वाभाविक था। उसने तो अपने आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। उसका नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। अब राज्य का उद्देश्य क्या है? तो अरस्तु कहता है, राज्य व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया और सदजीवन के लिए भी अस्तित्व में बना हुआ है। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, पॉजिटिव गुड। इसका कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना ही नहीं, वरन मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हों। वे राज्य को निम्नलिखित कार्य सौंपता है। नंबर 1, अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। दूसरा, व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना। तीसरा, अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। चौथा, व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण उपलब्ध कराना जिससे वे अपना शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास
कर सकें और इसका लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। तो कुल मिला के आप देखें कि अरस्तु के ये राज्य संबंधी विचार जो है अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय हैं। धन्यवाद।